enter n value, and obviously n is number, is the size of your data. That means कितने डेटा हमारे पास है उसकी वैल्यू है. So obviously it would be integer. 4 डेटा होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे. ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कभी 6.5 डेटा हो या 10.5 डेटा, ये पॉसिबल नहीं है. So n will always be integer. तो ये हम लोग इंटीजर में डिफाइन करेंगे n. अगेन वी नीड टू यूज सम फोर लूप्स हियर. तो i और j भी हम लोग रख देंगे इसमें, इंटीजर n i j. देन we need to take n as input from user. अब n का वैल्यू मिल जाने के बाद नेक्स्ट we need to define two variables x and y, और वो वेरिएबल में हमारे सारे वैल्यू सेव हो जाने चाहिए. दैट मींस ऑल द डेटा फॉर x, ऑल द डेटा फॉर y एंड ऑल द फॉरवर्ड डिफरेंसेस एज वेल, वो भी सेव हो जाने चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो एरेज डिफाइन करेंगे. फर्स्ट x ऑफ साइज n. Now n is what? n is the size of your data. वो ऑलरेडी हमको यूजर से मिल गया है. अगर मान लो यूजर ने n इक्वल टू 4 दिया होता तो ये एरे कितनी साइज का होता? 4 साइज का. अगर यूजर ने n इक्वल टू 10 दिया होता तो ये कितनी साइज का एरे हो जाएगा? 10 साइज का. एंड देन we will use second array. It would be a two dimensional array y n by n. अब आप सोचोगे कि x को हमने सिंगल डायमेंशनल रखा और y को 2D में क्यों लिया? क्योंकि x के लिए तो हमारे पास एक ही कॉलम है जो हमें सेव करनी है. x के लिए हमारे पास और कोई डेटा है ही नहीं. बट फॉर y वेरिएबल वी हैव वन कॉलम फॉर y, देन वी हैव नेक्स्ट कॉलम फॉर डेल्टा y, देन फॉर डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y. वहां पर तो बहुत सारे डेटा है. तो उन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए वी नीड टू टेक 2D एरे. अब वो 2D एरे से मैनेज होगा कैसे? नाउ दिस फर्स्ट डायमेंशन, ये जो पहला डायमेंशन है, दिस फर्स्ट ब्रैकेट, इट विल टेक केयर ऑफ योर सफिक्स. उसमें हम लोग क्या रखेंगे? हमारे सफिक्स को. सफिक्स मतलब अगर y 0 है तो फर्स्ट ब्रैकेट में 0 रहेगा. अगर y 1 है तो वहां पर 1 रहेगा. इफ इट इज y 2 देन फर्स्ट ब्रैकेट विल हैव वैल्यू 2. एंड देन सेकंड ब्रैकेट विल टेक केयर ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर, बट किसका ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ आवर डिफरेंस. मतलब अगर डेल्टा y है तो वहां पर कितने ऑर्डर का डिफरेंस है? फर्स्ट ऑर्डर का. डेल्टा स्क्वायर है तो कितने ऑर्डर का डिफरेंस है? सेकंड ऑर्डर का. तो मान लो डेल्टा y वो अगर वो वाली कॉलम है तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी? या सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू क्या होगी? 1. जब डेल्टा y का कॉलम है तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? 1. अगर डेल्टा स्क्वायर y वाला कॉलम है तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? 2. डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में क्या होगा? 3. और हमारा जो y का कॉलम है, ओनली y, जहां पर हमने डिफरेंस लिया ही नहीं है, वहां पर हम लोग सेकंड ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे? 0. तो इससे हमारा सारा डेटा जो है वो इजीली मैनेज हो जाएगा. y के लिए ऑर्डर 0 लेना है, डेल्टा y के लिए ऑर्डर 1, डेल्टा स्क्वायर y के लिए 2 एंड डेल्टा क्यूब y के लिए 3. तो ये 2D एरे लेने से हमारे सारे डेटा जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगे. नाउ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ये जो टेबल हमने ऊपर ड्रॉ किया था उस टेबल को हम लोग हमारे एरे के फॉर्म में लिखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव. x y, x को हम किस तरह से सेव कर रहे हैं? x0, then x1, then x2, then x3. Let's keep up to n equal to 4 data ताकि लिखने में आसानी रहे. then y के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? फर्स्ट ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स योर सफिक्स, मतलब पहला डेटा है तो 0, एंड सेकंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स योर ऑर्डर, और y के लिए ऑर्डर क्या है? 0. सो इट विल बी y0 0, then this will be y1 0, this will be y2 0, this will be y3 0. तो ये y2 0 y3 0 का मतलब क्या है? y3 0 मतलब कि वो y3 डेटा है और 0 ऑर्डर का मतलब वो y की वैल्यू है. देन फॉर डेल्टा y के लिए हम लोग क्या करते हैं? we'll take the difference of y1 0 and y0 0, right? y1 minus y0 करते हैं हम लोग. तो y1 एक्चुअली कहां पर सेव है हमारा? y1 0 में, और उसमें से हम लोग कौन सी वैल्यू माइनस कर रहे हैं? y0 0. और नोटेशन वाइज ये वैल्यू कहां पर सेव होगी? y, और सफिक्स हम लोग कौन सा यूज करते हैं? छोटा सफिक्स 0. तो पहले ब्रैकेट में 0 रहेगा, और ऑर्डर क्या यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, मतलब सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगी वैल्यू? 1. तो ये y01 क्या रिप्रेजेंट करता है? y01 मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस वाली कॉलम की पहली वैल्यू है. y0 मतलब पहली वैल्यू, और 1 दिखा रहा है कि ये कौन सा डिफरेंस है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. Similarly, if I take y2 0
माइनस y10, तो वो वैल्यू किसमें सेव होगी? छोटा सफिक्स यूज करना है, मतलब यहां पर 1 और डिफरेंस भी फर्स्ट ऑर्डर का है तो सेकंड ब्रैकेट में भी 1 रहेगा, सो इट विल बी योर वैल्यू ऑफ y11. सिमिलरली इफ आई टेक y30 minus y20, then notation wise this will be y21. तो ये आपका y21 हो गया. सिमिलरली फॉर डेल्टा स्क्वायर y, चलो डेल्टा स्क्वायर y के लिए अगर मैं y11 माइनस y01 करता हूं तो नोटेशन वाइज क्या हो जाएगा? छोटा सफिक्स लेना है, मतलब 0, और ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस है, मतलब वो किस में सेव होगा? 02 में. सिमिलरली y21 माइनस y1 किस में सेव होगा? y12 में. और डेल्टा क्यूब y में जो लास्ट हमारा डिफरेंस है वो किस में सेव होगा? y03 में. राइट, सो दिस वे द 2-dimensional array will take care of all the values. तो y जो हमारा 2D array है उसमें हमारे सारे वैल्यूज अच्छे से मैनेज हो जाएंगे. अब चलो मैनेज तो हो जाएंगे, अब हमको ये टेबल क्रिएट करवाना है और कैलकुलेट करवाना है. So let's try to understand that part. Now after taking the n value from user, अब हमको x और y के डेटा यूजर से लेने हैं वन बाय वन. अब यूजर से अगर डेटा लेना हो एंड इफ डेटा इज इन फॉर्म ऑफ एरे, देन वी हैव टू टेक फॉर लूप, क्योंकि एक एक वैल्यू हमको एंटर करवानी है x और y की, तो वो किससे मैनेज हो पाएगा? फॉर लूप से. सो वी नीड टू टेक अ फॉर लूप हियर फॉर i इक्वल टू. अच्छा, अब ये टेबल देख के मुझे बताओ कि अगर मुझे एक सिंगल लूप से x और y का डेटा अगर एंटर करवाना है तो मुझे i के लिए रेंज क्या लेनी पड़ेगी? i कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म होगा? ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 0. कहां तक जाएगा? n तक या n-1 तक? n तक नहीं जाएगा. देखो अगर n इक्वल टू 4 तो 3 तक ही जा रहा है, दैट मींस n-1 तक जाना है. सो वी नीड टू टेक i लेस देन n and then i plus plus. Then we'll use printf statement here to print a message for our user. So printf, then backslash n, enter x, then %d and y %d is equal to, and then we are printing I values for %d and scanf. Then we'll write here %f दो बार क्योंकि दो वैल्यूज हैं, and first value will be saved in xi and second value will be saved in. अच्छा, y के लिए मैं क्या लिखूं, कोई बता पाएगा? x तो सिंगल डायमेंशन है तो वहां पर मुझे xi लिखना था. अब y में तो दो ब्रैकेट है, मैं i कहां पर लिखूं? पहले ब्रैकेट में कि दूसरे ब्रैकेट में? यस, करेक्ट नीलेश, इन फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि अगर आप y वाला कॉलम देखो यहां पर टेबल में, चेंज वैल्यू कहां पर हो रही है? फर्स्ट ब्रैकेट में 0 1 2 3. सेकंड ब्रैकेट में तो कॉमन है ना, सब में 0 ही है, मतलब सेकंड ब्रैकेट में तो हमको 0 ही रखना है. सो दिस वैल्यू विल बी सेव्ड इन yi and 0, and then your for loop is over. So because of this for loop we will take each and every value of x and y from our user. तो सबसे पहले यूजर से हमने n की वैल्यू ले ली, तो कितने डेटा आपके पास वो बताओ. उसके बाद हमने ये फॉर लूप यूज करके वो सारे x और y के डेटा जो हैं वो यूजर से हमने इनपुट में ले लिए. अब हमारे पास x और y का डेटा तो आ गया, अब हमको ये टेबल क्रिएट करवाना है. सो लेट्स ट्राई टू डिसाइड द लॉजिक फॉर टेबल. अब टेबल में तो हमारे पास 2D एरे है, तो हमको दो फॉर लूप लेने पड़ेंगे. फॉर i इक्वल टू, then there will be some termination criteria and then i plus plus. अभी ये चीज में क्या रखेंगे वो अभी हम सोचेंगे इसके बारे में. then for j equal to, then again there will be some termination criteria and j plus plus. चलो अब पहले इसका लॉजिक समझ लें. yes, so to understand that logic we need to use this table here. and ये पहला जो डिफरेंस है डेल्टा y, इसको हम जनरल फॉर्म में कैलकुलेट करके देखते हैं. राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पर 1 1 1 सब में 1 कॉमन है, तो ये सेकंड ब्रैकेट को हम लोग मैनेज करेंगे i से. तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 है, देन हियर वी हैव i इक्वल टू 2 एंड इन थर्ड वी हैव i इक्वल टू 3.
या हियर वी हैव i इक्वल टू 3। मतलब i जो है वो कॉलम वाइज चेंज हो रहा है। पहले कॉलम में i पूरा फिक्स ही रहेगा। जब i इक्वल टू 1 है तो पूरी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद जब i इक्वल टू होगा तब पूरी सेकंड कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब i इक्वल टू 1 के लिए पूरा का पूरा जे लूप हमें रन करना है 0 से लेके 2 तक। सिमिलरली फिर i इक्वल 2 के लिए 0 से लेके 1 तक रन करना है और i इक्वल टू 3 के लिए सिर्फ 0 तक। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमारा जे से मैनेज होगा। अब यहां पर देखो जे कहां से स्टार्ट हुआ, जे इक्वल टू 0 से, और जे कहां पर टर्मिनेट हुआ, जे इक्वल टू 2। यहां पर जे कहां से स्टार्ट हुआ, सेकंड कॉलम में 0 से, और कहां पर टर्मिनेट हुआ, 1 पर। और यहां जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ एंड इट गॉट टर्मिनेटेड एट जे इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग हमारी रेंज डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले आई के लिए देखो, आई कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से, उसके बाद आई इक्वल टू 2 हुआ, उसके बाद आई इक्वल टू 3 एंड देन दैट्स इट। उसके बाद आगे नहीं जाना पड़ा हमको। तो क्योंकि हमारे पास 4 डेटा है तो आई का वैल्यू कहां तक हमने रन किया, 3 तक। मतलब आई के लिए तो रेंज काफी इजी है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और वो लेस देन n तक जाएगा। दैट मींस फॉर आई लूप द रेंज विल बी दिस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 and the termination criteria will be I less than n। चलो सेकंड ब्रैकेट के लिए तो ये क्राइटेरिया मेंशन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट ब्रैकेट, ये थोड़ा ट्रिकी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सी इन योर सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आप लोगों का, j इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड कॉलम में भी स्टार्टिंग पॉइंट है j इक्वल टू 0, थर्ड कॉलम में भी स्टार्टिंग पॉइंट है j इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो सबके इसमें सेम है। सो वी नीड टू स्टार्ट j लूप फ्रॉम j इक्वल टू 0। चलो ये डिसाइड हो गया। अब उसको टर्मिनेट जो करना है ना, वो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सबसे पहले यहां पर खत्म हो रहा है वो j इक्वल टू 2 पर। Here it is terminating at j equal to 1 and here it is terminating at j equal to 0। मतलब हर एक में वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे i का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब जैसे कॉलम चेंज हो रहा है वैसे उसका लास्ट वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो ये लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब i का वैल्यू हमारे पास 1 है, at that time your j is ending at 2। now when your I value is 2, your j is ending at 1। when your I value is 3, your j is ending at 0। मतलब जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे j का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये चीज क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं i की वैल्यू को यूज करके? कोई लॉजिक दिमाग में आ रहा है कि इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये जो एंड पॉइंट है j का, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ i? थिंक अबाउट इट। किसी को कोई लॉजिक आए तो मुझे बताओ। एनीवन? Okay. n minus 1 minus I. Okay, we have one suggestion. What's your name? Kandarp. So we have one suggestion from Kandarp. Kandarp wants to take n minus like this. Okay. So चलो देखते हैं कि कंदर्प का जो लॉजिक है वो काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले जब i का वैल्यू 1 होगा, एंड तो हम यहां पर 4 लेके चल रहे हैं, तो जब सबसे पहले i का वैल्यू 1 होगा तब j वैल्यू कहां तक जाएगा, इट विल बी 4 minus 1 minus 1। so 4 minus 2 it will be 2। then i equal to 2 के लिए 4 minus 1 minus 2 मतलब 4 minus 3, तो वो कहां तक जाएगा, 1 तक। और i equal to 3 के लिए वो कहां तक जाएगा, j equal to 0 तक। so that's it। इससे हमारा काम हो जाएगा। और नाउ हियर वी हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि अगर n minus 1 minus i लेना है तो आप लोगों को ये लेना पड़ेगा j less than equal to n minus 1 minus i। बट अगर ये -1 निकाल देना हो तो क्या करो, सिर्फ j लेस देन n माइनस आई रखो। अगर इक्वल टू निकाल दिया तो फिर -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। आइदर यू गो विद j लेस देन n माइनस आई और यू कैन टेक j लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 माइनस आई। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर j लेस देन n माइनस आई ले लेते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। So now we need to calculate our differences. So y first bracket is managed by j, second bracket is managed by I। So this is equal to, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखना है वो भी चलो देख लेते हैं टेबल से। Let's try to understand by table। चलो ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट वो j से मिल रहा है हमको, सेकंड ब्रैकेट i से मिल रहा है।
अब लॉजिक समझने के लिए आप ये देखो कि ये जो आपका करंट वैल्यू है जे और आई का, उस वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपका पहला वैल्यू कौन सा है, y10। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जे का वैल्यू क्या था, 0। तो अब वो वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, वो बताओ मुझे। और इंक्रीज हुई तो कितनी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई तो कितनी डिक्रीज हुई। जे की वैल्यू जो 0 है वो इसमें इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, y10 में इंक्रीज हुई, राइट। कितनी इंक्रीज हुई, 1। मतलब j इक्वल टू 0 था, तो ये मेरा j+1 वैल्यू हुआ। और i का वैल्यू यहां पर 1 है, और यहां पर i का वैल्यू क्या हुआ, 0। मतलब ये उससे एक कम हुआ, i-1। सिमिलरली इन दी सेकंड वैल्यू y00, तो j का वैल्यू 0 था, यहां पर भी 0 है, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज। और i का वैल्यू यहां पर 1 था, तो यहां पर उसका एक कम वैल्यू है, i-1। मतलब राइट हैंड साइड में मुझे अगर i और j के फॉर्म में मैनेज करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, yj+1 सेकंड ब्रैकेट में i-1 माइनस yj एंड i-1। अब ये तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हुआ ना, ये तो हम तभी यूज कर पाएंगे जब हर एक के लिए सेम चीज पॉसिबल हो। चलो सेकंड वैल्यू के लिए चेक करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो यहां पर हमारा j का वैल्यू है 1 और i का भी 1 है, तो क्या ये j+1 हुआ यहां पर, यस इट इज j+1। यहां पर i-1 भी है, यहां पर j है, और यहां पर भी i-1, मतलब सेम वही लॉजिक है। सिमिलरली तीसरे में अगर चेक करोगे, तीसरे में वही लॉजिक रहेगा। इसके बाद सेकंड कॉलम में चेक करोगे, वहां पर भी यही लॉजिक होगा, और थर्ड कॉलम में भी। मतलब यहां पर राइट हैंड साइड में हमको जो लॉजिक यूज करना है वो क्या हो जाएगा, यहां पर yji इज इक्वल टू, इट विल बी yj+1 देन i-1 माइनस yj i-1 and a semicolon. Now your for loops are over, right? So this for loop with a single statement will take care of your table. इससे आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी वैल्यूज आपको टेबल में चाहिए होंगी वो सारी वैल्यू इस दोनों फोर लूप से कैलकुलेट हो जाएंगी। बट कैलकुलेट होने से क्या फायदा, हमको तो उसको प्रिंट भी करवाना है, और अगर 2D एरे को आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी दो फोर लूप लगेंगे। तो यहां पर प्रिंट करवाने के लिए भी हमको दो फोर लूप्स चाहिए। तो चलो इसको एक बार प्रिंट करवा देते हैं, फिर इतना कोड हम लोग रन कर लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये पहला जो सेक्शन था वो हमने कैलकुलेट करवाया, अब हम उसको प्रिंट करवा देते हैं फॉर प्रिंटिंग द टेबल। अब हमको इस तरह से प्रिंट करवाना है, x0 x1 x x3, यहां पर प्रिंट होना चाहिए y00, देन y01 y02 3, यहां पर प्रिंट होना चाहिए y10 y20 y30, here it will be y11 y21 then y12, right? like this। इस तरह से आपको अपर ट्रायंगुलर जैसा शेप मिलेगा। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो यहां पर हमारी बाउंड्रीज क्या होंगी फोर लूप की, ये सोचते हैं। चलो सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है इसमें मुझे बताओ आई जो है वो कहां से कहां तक जाएगा और जे कहां से कहां तक जाएगा। ये जो हमारा 2D एरे है, अब इस बार हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को मैनेज करेंगे आई से और सेकंड ब्रैकेट को मैनेज करेंगे जे से। तो कोई मुझे बताएगा मेरा आई का रेंज क्या होगा फर्स्ट रो के लिए, 0 to 3, मतलब 0 to n-1। अब जे के लिए क्या होगा, जे के लिए 0। सी पहले रो में देखो यहां पर आपका आई का वैल्यू 0 है, सेकंड रो में आपका आई का वैल्यू 1 है, इस रो में आपका आई का वैल्यू 2 है, इस रो में आपका आई का वैल्यू 3 है। तो आई का तो रेंज 0 से 3 हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट आपको जे के लिए देखना है, तो पहले देखो यहां पर जे का वैल्यू 0 है, ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ। मतलब जे का वैल्यू पहली रो में कहां से कहां तक गया, 0 से लेके 3 तक। दूसरे रो में कहां से कहां तक गया, जे इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, और थर्ड रो में 0 से लेके 1 तक। तो अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, क्या लगता है इसको कैसे मैनेज करेंगे। यस व्हाट डू यू थिंक।
यस, well, वो भी कर सकते हैं। पहले इस तरह के टेबल को प्रिंट कर ले। वो एक्चुअली मैं तुम लोगों को होमवर्क में टास्क देने वाला था, वही वाला। तो यहां पर टेबल आप लोग दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो, आइदर बाय रो और आइदर बाय कॉलम। अब एक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कैसे प्रिंट करना है, दूसरा वाला ऑप्शन आप सोचना। टेबल को प्रिंट करने के लिए लेट मी गिव यू द लॉजिक हियर फॉर Okay, guys, give me 2 minutes. My laptop lost connection. I'll be back in 2 minutes. Yes, we are back now. Let me share whiteboard again. Right now, let me give you one of the way to print the table. So for printing table, you need to do it like this. For sorry, huh? Screen is not visible. Camera to visible. Okay, guys, is it visible on your screen, the whiteboard? Yes, sir. Yes, it is visible. Yes, sir. So you try to refresh if possible. Yes, now for printing the table, what you need to do, you need to take two for loops like this for I equal to 0
I less than n, I plus plus, then I'll take one printf स्टेटमेंट हियर, क्योंकि x और y जो है वो तो सिंगल डायमेंशनल है, तो उसको हम लोग i के बाद ही सीधा प्रिंट कर देंगे. सो बैकस्लैश n, then %f for x value, backslash t for a space, then %f, then we'll print the value of xi and yi0. Then we will use the second for loop for j equal to, ये अभी हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, and it will go up to j less than equal to n minus I minus 1. अभी कंदर्प ने जो लॉजिक दिया था इट इज सिमिलर लॉजिक, बट यहां पर हमको इक्वल टू तक जाना पड़ेगा, एंड j प्लस प्लस, एंड देन विल प्रिंट हियर प्रिंट एफ, देन बैकस्लैश टी हमको सेम लाइन में प्रिंट करना है, सो बैकस्लैश टी, देन %f y ij, and that's it. Your 2 for loops are over. And so this way you can print your table. Well, this is my way of printing table. There are various other options also possible. You can also print table with your own logic. ये सिर्फ इकलौता रास्ता है प्रिंट करने का, ऐसा नहीं है, दूसरे तरीके से भी प्रिंट हो सकता है. So this is our first half of interpolation code. ये हमारा पहला हाफ है, हमने टेबल तक का काम कर लिया है. आफ्टर दिस वी नीड टू डू इंटरपोलेशन, बट यहां तक का कोड सबसे पहले सब लोग कंप्लीट कर लो. सी बैच वालों का ऑलरेडी हो गया था यहां तक पिछले सेशन में, बी बैच वालों का बाकी है. सो यू कंप्लीट टिल दिस पॉइंट, यहां तक रन कर लो, देखो कि टेबल बन रहा है कि नहीं, देन विल डू द रेस्ट 50% पार्ट. सो द लॉजिक इज ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करो सब लोग. Meanwhile, let me see what offline students are doing.
यस, अगर किसी का कोड हो जाता है देन लीव अ मैसेज इन चैट बॉक्स सो आई कैन नो.
Yes, guys, any update? The online students, is anyone done with the code? Please leave a message in chat box if it is done. Okay, Rahul says it is done. Rahul, can you share your output with us? Let's see what kind of table you have. Rahul, please share your screen with us. Yes, Rahul, your screen is visible. Go on. Okay, I'll give you the data. Give n equal to 4. Then x0, y0 give 1 and 1.1. Then give 2 and 4.2. Then 3 and 9.3. Then give 4 and 16.4. 16.4. Okay. Okay, your values are calculated correctly. It is giving you the right output. At correct values are sare. That means it is working correctly, Rahul. You can stop sharing. Yes, so I think Rahul is done with the table, and similarly Ritesh as well. So as you have seen in the output of Rahul, that kind of table you should get. Now let's try to finish the rest 50% part of this code. उसके बाद हम लोग बहुत सारे लोगों का आउटपुट देखेंगे ऑनलाइन, जितने लोगों का भी कंप्लीट हो जाता है. So let me discuss the next 50% part. So please pay attention. So again, let me share whiteboard first. Yeah, is the whiteboard visible on your screen? Okay. Right. Now next, after calculating the table, next we want to implement the interpolation formula and we want to get the answer. So what is that formula? Let's recall that formula first. The formula is like this: y of x is equal to y0 plus p into delta y0 plus p into p minus 1 divided by 2 factorial delta square y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 upon 3 factorial delta cube y0 and so on, where p is what? P is given by this one. P is equal to x minus x0 divided by h, right? Where x is what? X is the point for which we want to do interpolation, right? जिसके लिए interpolation करना है, that point is represented by x. Now what is x0? x0 is the first data in your x column. X के column में जो पहला data है, that is given by x0, and then h is called step size, or it is also called equal distance. मतलब जो x के डेटा में इक्वल डिस्टेंस रहेगा, एट दैट वैल्यू इज गिवन बाय h. अब इस फॉर्मूला को अगर हम हमारे नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो देखते हैं कैसा लगता है ये. y ऑफ x इज इक्वल टू y0. अच्छा, कोई मुझे बताएगा y0 वैल्यू किस में सेव थी? 0,0. करेक्ट. सो दिस वैल्यू इज सेव्ड इन y00 प्लस p. नाउ डेल्टा y0 किस में सेव है? Correct. It is in y01 plus p into p minus 1 divided by 2 factorial. Now we can also write 2 factorial as 2 into 1. Then delta square y0 वो किस में saved है? y02 में plus p minus 1 p minus 2 upon 3 factorial, which is 3 into 2 into 1, and this value is saved in y03 and so on.
वेर p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू द x वैल्यू जो कि हमको यूजर से मिलेगी माइनस x0 इज सेव्ड इन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय h। और h कैसे कैलकुलेट होगा? h इज द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन x वैल्यू, तो वो किसी भी दो वैल्यू का x डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं या x3 माइनस x2 भी ले सकते हैं, वैल्यू तो सेम ही मिलेगा h का, तो ये किसी भी दो वैल्यू से मिल जाएगा। सो योर p and h will be like this. Now we need to calculate these values. ये पूरा जो राइट हैंड साइड का टोटल है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल डू हियर, फर्स्ट विल डिफाइन वन वेरिएबल ऑफ द टाइप फ्लॉट जिसको हम लोग नाम देंगे सम, एंड वी विल इनिशियलाइज सम विद दिस वैल्यू y00। जो फॉर्मूला में हमारा फर्स्ट टर्म है y00 वो डायरेक्टली हम लोग किसमें सेव कर लेंगे? सम वेरिएबल में। उसके बाद बाकी के जो टर्म है वो हम लोग फॉर लूप रन करके वन बाय वन उसमें ऐड करते जाएंगे और आपका सम वेरिएबल जो है वो अपडेट होता जाएगा। और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म होगा वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। सो फर्स्ट विल डिफाइन वन सम वेरिएबल हियर with initial value of y00, then we also need to define one variable p, हमको p की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। we also need h variable here, we also need x variable जो कि हमको यूजर से मिलेगा। and then as you can see here on your right hand side आपके पास कुछ p वाले टर्म्स है न्यूमरेटर में and you have factorial values in the denominator। तो p वाले टर्म्स को और फैक्टोरियल को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो p वाले टर्म्स को सेव करने के लिए लेट्स टेक वन वेरिएबल nr। nr इज फॉर न्यूमरेटर एंड dr इज फॉर डिनोमिनेटर। तो इतने नए वेरिएबल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, p h x, न्यूमरेटर के लिए nr, डिनोमिनेटर के लिए dr एंड सम इक्वल टू y00। सो नाउ आफ्टर दिस सबसे पहले तो nr इक्वल टू हम लोग 1, डी आर इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ये क्यों 1 लिया है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा फॉर लूप में। सो नाउ लेट्स टेक प्रिंट एफ, क्योंकि सबसे पहले x का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा यूजर से। बैकस्लैश n, एंटर द x वैल्यू, and then that value will be saved in x variable। तो चलो x का वैल्यू हमको यूजर से मिल गया लाइक दिस। then we need to calculate h value and p value। what is h value? h value is given by x1 minus x0, p value is given by this, it is x minus x0 divided by h। now after calculating p and h, now we can start our formula with for loop। so for I equal to, अब अगर ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखो, y00 जो है ये वाली वैल्यू, लेट मी चेंज द कलर, दिस y00 इट इज ऑलरेडी देयर इन दिस वेरिएबल, वो तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस को ध्यान से देखें, पहले ब्रैकेट में देखो यहां पर y01 है, देन वी हैव y02, देन वी हैव y03। दैट मींस योर फर्स्ट ब्रैकेट इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू 0 and only your second bracket is changing, and your second bracket is starting with 1। so I equal to 1, then we have I equal to 2, then we have I equal to 3। अगर आपके पास 4 डेटा है तो वो 3 तक जाएगा, इफ यू हैव 5 डेटा तो वो 4 तक जाएगा, अगर 10 डेटा है तो वो कहां तक जाएगा? 9 तक। सो इन जनरल इफ यू हैव n डेटा इट विल गो अप टू n-1। तो इसका मतलब हमारे जो आई लूप है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्या होंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम I equal to 1 and I plus plus। now inside for loop, first we need to calculate our numerator and denominator। now let's try to understand the logic for numerator and denominator। just a minute।
Yes. Let's try to discuss the logic first. So here let's keep I value, then NR एंड डीआर। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि आई वैल्यू में चेंज होने से एनआर और डीआर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो उसको हम कुछ लॉजिकली सेट करेंगे कि आई की वैल्यू से एनआर और डीआर जनरेट हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है देन वी विल यूज इट हियर इन आवर फॉर लूप। नाउ व्हेन आई वैल्यू इज 1, तो फर्स्ट टर्म में एनआर में क्या मिल रहा है हमको, सिर्फ पी, एंड डीआर में हमको मिल रहा है सिर्फ 1। नाउ व्हेन आई वैल्यू इज 2, द एनआर गिव्स यू p into p minus 1 and this gives you 2 into 1. Then when I is 3, it is p into p minus 1 into p minus 2, and this is 3 into 2 into 1. तो इसमें कुछ लॉजिक या कुछ पैटर्न सेट हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले देखो i इक्वल टू 1 के लिए dr का वैल्यू सिर्फ 1 है। देन i इक्वल टू 2 के लिए जो प्रीवियस वैल्यू थी 1 के लिए उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो एक वैल्यू अलग से हमने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद i इक्वल टू 3 के लिए जो 2 into 1 प्रीवियस वैल्यू थी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो इस तरह का अगर हमको सेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, dr इज इक्वल टू पुरानी वैल्यू जो dr है उसको नए वैल्यू मतलब कि i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इससे हमारा लॉजिक सेट होता है कि नहीं। i इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, dr इक्वल टू इनिशियल वैल्यू dr की हमारी 1 है, i का वैल्यू भी 1 है, सो 1 into 1 क्या हो गया, 1। उसके बाद i इक्वल टू 2 लेके देखो, i इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, i इक्वल टू 2, सो dr इक्वल टू, अब प्रीवियस वैल्यू कौन सी है dr में, सेव 1, और नई वैल्यू i की कौन सी है अभी 2, सो 1 into 2 विल बी 2। i इक्वल टू 3 के लिए dr इक्वल टू, अभी dr में कौन सी वैल्यू सेव्ड है पहले 2, और i की वैल्यू कौन सी अभी आ रही है 3, सो 2 into 3 विल बी 6। एज यू कैन सी दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल। So we can easily create factorial with this formula dr equal to dr star I। इससे हमारा फैक्टोरियल क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरह का कुछ लॉजिक हमको न्यूमरेटर के लिए भी सोचना है। फैक्टोरियल बिना फैक्टोरियल के भी ट्राई कर सकते हैं कंदर। सबसे पहले ये लॉजिक देखो, यहां पर p माइनस 0 है। अब कनेक्शन देखो, i का वैल्यू जब 1 है तो यहां पर लास्ट वैल्यू 0 मिल रहा है। जब i का वैल्यू 2 है तो लास्ट वैल्यू 1 है। जब i का वैल्यू 3 है तो लास्ट वैल्यू 2 है, मतलब वो एक कम हो रही है ना इससे वैल्यू। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, nr इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमको p माइनस आई माइनस 1 से। अब देखो इससे सेट होता है कि नहीं। जब i इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, nr इज इक्वल टू, nr की इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 1 ले रखी है, इनटू, अब यहां पर मैं अगर i इक्वल टू 1 लेता हूं देन 1 माइनस 1 विल बी 0। दैट मींस मुझको क्या मिलेगा, सिंपली p। तो अभी ये जो p वैल्यू है ये मेरे nr में सेव हो गई। अभी nr में कौन सी वैल्यू है, p। नाउ व्हेन आई टेक i इक्वल टू 2 इन द सेम फार्मूला इट विल बी nr इज इक्वल टू nr, अभी nr में कौन सी वैल्यू सेव है, p, और नई वैल्यू कौन सी आएगी, p माइनस 2 माइनस 1 विल बी 1, सो इट इज p इंटू p माइनस 1। अभी ये p इंटू p माइनस 1 nr में सेव हो गई। अब जब हम i इक्वल टू 3 करेंगे तब क्या होगा, ऑलरेडी कौन सी वैल्यू सेव्ड है nr में, p इंटू p माइनस 1, और नई वैल्यू कौन सी आएगी, p माइनस 2, सो इट विल बी p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2। मतलब कि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा इससे। तो nr के लिए हमको क्या फॉर्मूला लेना है, nr इक्वल टू nr स्टार p माइनस i माइनस 1। So this way we will calculate numerator and denominator. So this is the logic we can use to create numerator and denominator. अब एक बार वो create हो जाए उसके बाद we just need to add that term in our sum variable. So sum equal to sum plus numerator divided by denominator into the forward difference y 0 I, राइट, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस हम कौन से यूज कर रहे हैं, y01, y02, y03, so 0 will be fixed and only I will change, right? And your for loop is over. So this for loop will calculate the whole formula of interpolation, and whatever last value is there in your sum variable, that will be your final answer. Well, again my laptop lost connection, give me 2 minutes, but I think you all got the logic, right?
फिर लास्ट में हमको वो सम की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवानी है, दैट्स इट, एंड योर कोड इज ओवर, योर इंटरपोलेशन इज डन। तो जब ये लैपटॉप वापस स्टार्ट होता है, मैं वापस से वो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वो फोर लूप वाली। आप लोग ट्राई कीजिए, ये फोर लूप एग्जीक्यूट कीजिए, नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कीजिए, try to implement this for loop and try to get your answer. And if you find difficulty in any of these steps, then please ask me. Yes, Anil, you were saying something? Okay, okay. यहाँ पर लास्ट में मैंने एक लाइन नहीं लिखा है कि सम प्रिंट करवाना है, तो आप नीचे एक प्रिंटर स्टेटमेंट ऐड कर देना फॉर प्रिंटिंग दी सम वैल्यू। सो एडिट योर प्रीवियस कोड, उसमें ये सारी चीजें ऐड करो एंड ट्राई टू गेट दी फाइनल आंसर। लेट्स सी कितने लोगों को मिल जाता है फाइनल आंसर।
Okay, Ritesh and Rahul says it is done. So let me ask Ritesh first. Ritesh, please share your screen and show us your output. Yes, your screen is visible, Ritesh. Go on. Run your code. Yes, Ritesh. Now enter the values which I give you. Give n equal to 4. Then x0 and y00 you give 1 and 1.1. Then take next two values 2 and 4.2. The next is 3 and 9.3. And last value is 4 and 16.4. 16.4. Yes, so I think your table looks correct. Yeah, table is fine. And now you take x equal to 1.3. And the answer for this value should be 1.82. Okay, so your answer is not correct. It is 0.42. Right? ये example के लिए रितेश answer है 1.82. So now can I see your code? Let's see what is the issue. I think table is working fine. Table तो correctly calculate हो रहा है. So where is that other part? You are asking the value of x, and that value is saved in VAL. अच्छा ये VAL वेरिएबल तुमने डिफाइन कर दिया था ना प्लॉट में, प्लॉट ही लिया था ना उसको. Okay. Then h is correct. x1 minus x0. P is value minus x0 divided by h. dr equal to 1, nr equal to 1. Sum is given by y00. Then I equal to 1, I less than n, I plus plus. dr is correct. nr is equal to nr star. Here is the problem, Ritesh. It is p minus into bracket I minus 1. अगर तुम ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो तुमको माइनस आई प्लस 1 लिखना पड़ेगा. Yes, that looks correct. p minus I minus 1. ये पूरा एक्चुअली इससे वैल्यू ही चेंज हो जाएगा पूरा. And then you are taking sum equal to sum plus nr star y0i divided by dr. Okay, the rest of the thing looks fine. Now try to run your code again for the same values. वही वैल्यू के लिए फिर से ट्राई करते हैं. So give n equal to 4 first. Then 1, 1.1. Then 2, 4.2. Then 3 and 9.3. Then 4 and 16.4. Now you give x equal to 1.3 and your answer should be 1.82. Yeah, now it's correct. 1.82. So that's the correct answer. Now your code is fine. It is working correctly. So you can stop sharing now. Okay, meanwhile, we have a doubt from Nilesh. So I'm solving his doubt.
In between, Rahul, you share your screen and get ready with your code. उसके बाद हम तुम्हारा आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है. या फिर एक काम करो, जो डेटा अभी मैंने रितेश को दिया था, ट्राई टू रन इट फॉर सेम डेटा और देखो कि क्या आउटपुट मिल रहा है. Yes, Rahul. Is it done? Then you can share your screen now. Yes, your screen is visible now. Go on, run your code. Take n equal to 4. Then first two values are 1 and 1.1. Then next is 2 and 4.2. Next is 3 and 9.3. Then 4 and 16.4. And you give x equal to 1.3. Your answer should be 1.82. Yeah, that's correct answer. So your code is working correctly, Rahul. So you can stop sharing now. Yes, so Ritesh and Rahul, they both are done with the code. Others are also requested to complete the code and share their output.
Okay, meanwhile we have a message from Anjali that it is done. So Anjali, can you share your output with us? Yes, your screen is visible. Go on. Okay, so you have entered the same data which I gave earlier, and you are getting the same answer also, 1.82. Okay, so that looks fine. Table is also correct. Values are also correct, and final answer is also correct. Okay, so your code is right, Anjali. It's working fine. You can stop sharing. Okay, now all of you are requested to look at your screen. I need to show you something. Please look at your screen. I think many students, they are done with the code. Right? Let me run it again. तो जितने लोगों का अभी नहीं हो पाया वो लोग भी देख ले किस तरह का आउटपुट मिलेगा. So if I run this code, n equal to 4, then 1, 1.1, 2, 4.2, 3, 9.3, 4, and 16.4. And if I give x equal to 1.3, then this is my table, and my final answer is y equal to 1.82. Right? So this kind of output you have. Now, if you look at your table, you have all the columns with you. बट सोचो कि आप क्लास वर्क में जो टेबल बनाते हो, क्या वो टेबल इसी तरह का दिखता है क्या? उसमें तो प्रॉपर स्पेसिंग होता है, और दो वैल्यू के बीच में ही हम लोग उसका डिफरेंस मेंशन करते हैं, एक एक लाइन छोड़ के. राइट? आप लोग अगर अपने क्लास वर्क में देखो, वहां पर आपने बहुत अच्छे से टेबल बनाया होगा. नाउ इमेजिन, क्या यही चीज हम लोग सी प्रोग्राम के आउटपुट में कर सकते हैं क्या? राइट? योर कोड इज ऑलरेडी डन, इट इज वर्किंग करेक्टली, वैल्यू भी आपको ठीक से मिल रहा है. अब आपको सिर्फ टेबल के बारे में सोचना है, क्या इस तरह का टेबल पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है. लेट मी शो यू वन मोर आउटपुट. दिस इज वन मोर कोड अगेन फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस. इसका क्या आउटपुट मिल रहा है आप लोग देखिए. फर्स्ट इट इज आस्किंग मी टू enter how many data I have. So n equal to 4, then first x value it is 1, y value is 1.1, then 2, 4.2, then 3, 9.3, then 4, and 16.4. Right? As you can see your table here, for x equal to 1.3, answer is again same, but now look at your table. You see the spacing between them. x और y के जो दो वैल्यू है उनके बीच में ही उनका डिफरेंस देखने को मिल रहा है. सो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ टेबल विच यू आर डूइंग इन योर क्लास वर्क. सो नाउ दिस टास्क इज योर होमवर्क. आपका कोड करेक्टली हो चुका है, वैल्यू भी आपको करेक्टली मिल रहा है. नाउ यू जस्ट नीड टू अपग्रेड योर आउटपुट. ट्राई करो कि क्या इस तरह का आउटपुट जो है वो आप लोग बना सकते हो कि नहीं. दैट दिस इज एडिशनल टास्क, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल, ये जस्ट एडिशनल टास्क है. And why I am giving this task? Because ये आउटपुट लाने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा. You need to manage your for loops very well. You need to manage this spacing very well. बहुत सारी चीजें, कंडीशन सोचनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह का आउटपुट बनेगा. तो अगर ये आउटपुट आपका बन जाता है, दैट मीन्स आपको आपकी सोच उस लेवल की है. सो दिस इज अ चैलेंज. ये चैलेंज समझ लो, इसको टास्क समझ लो. राइट? ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि एक दो स्टूडेंट करेंगे, ये सबके लिए है. अगर ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है, देन इन योर प्रैक्टिकल फाइल यू विल कीप आउटपुट इन दिस फॉर्म. जो भी आपको मिलेगा वो. अगर नहीं हो पाता, दैट्स फाइन. तो जो भी आपका प्रीवियस आउटपुट है, दैट यू कैन कीप इन योर प्रैक्टिकल फाइल. तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में ये वाला टेबल जाएगा या पिछला वाला टेबल, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ये आउटपुट मैं आप लोगों को अभी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इट इज पॉसिबल. ये पॉसिबल है. यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये कैसे करोगे. So if you want, you can take screenshot of this. किस तरह का टेबल चाहिए, आप रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. This kind of table you need to
गेट। कोशिश करना सब लोग कि इस तरह का टेबल सबको मिले। Right, so this is the thing which I wanted to show you. Now I think we should go for attendance now. Let's stop recording here.